नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे जो है कुछ शिक्षक अभ्यर्थी बोले कि जो है जीके जीएस तो जो है हम याद कर लेते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते तो अच्छा रहता। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि आज से जो है आप लोगों को जिस दिन तक परीक्षा है ना, उस दिन तक जो है मैथ का जो है एक टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का, दोनों चीज़ का, मैथ और रीजनिंग दोनों का जो है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिहार प्राइमरी टीचर है, यानी कि 1 to 5 वाले के लिए है ना। और ये टेस्ट सीरीज 1 रहेगा। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को जो करवाऊंगा, ये जो है पटना के नवीन कुमार सिंह जी का जो है एक बुक आता है प्लेटफॉर्म का, रुकमणि प्रकाशन का। तो उन्हीं का जो है मैं बुक से जो है आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है रिवाइज कराऊंगा। और मैं मतलब उस बुक से मैं केवल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी जो है आपका पैटर्न या एक क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीका से पूछ सकता है, तो ये सब जो भी क्वेश्चन है मैं बताऊँगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक बार फिर से जो है जितने भी मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाएं जो भावी हैं, तो उन सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्त, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो है आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 से जो है हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ का है ये क्वेश्चन। कहता है कि दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक प्राप्त करता है, और अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक प्राप्त करता है, स्पेनिश में 70 में 48 अंक प्राप्त करता है, और जापानी में जो है 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल परसेंट कितना है, यानी कि कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए आपने मैट्रिक एवं इंटर का परीक्षा दिया होगा, तो सब तो 100 अंक का पेपर होता है, सब 100 अंक का पेपर होता है। अब मान लेते हैं किसी में आपका 72 नंबर आया, किसी में 48 नंबर आया, इस प्रकार से। तो टोटल जैसे कि अगर 500 का पेपर हुआ, अब मान लेते हैं कि आपको 310 नंबर आया, तो हम पूछेंगे आपसे कि कितना परसेंट नंबर हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये जितना नंबर आपने प्राप्त किया है उसको लिखेंगे ऊपर, और जो जितना पूर्णांक का टोटल जितने पूर्णांक का परीक्षा है उसको लिखेंगे नीचे, और गुना 100 कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। 2 लड्डू से 2 लड्डू, ये 5 6 के 30 और फिर 5 गुना 10, तो 62%। तो खैर ये तो ये क्वेश्चन की बात थी। अब इसमें देखिए, तो इसमें जो है फुल मार्क इधर लिख देता हूँ, है ना, और इधर ऑब्टेन मार्क जो आपने प्राप्त किया है, राइट। तो ये 80 है, 80 में कितना लिया आपने, 68 लाया है। अंग्रेजी 100 का है पेपर, 100 में आप कितना ला रहे हो, 78 ला रहे हो। स्पेनिश 70 में से आप कितना ला रहे हो, तो 48 ला रहे हो। और जापानी 50 में से आप कितना ला रहे हो मेरे दोस्त, तो 28 ला रहे हो। ठीक है, सब ठीक है। तो ये रहा 0, 7 5 12 8 20 हासिल, 2 1 3, 300 का टोटल पेपर है। अंक कितना लाया आपने, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 2 5 5 4 9 9 और 7 16 16 6 22। ठीक है ना। तो 2 2 2 यानी 222 नंबर आपने टोटल लाया। कितना में, तो 300 में। अब परसेंटेज में लाना है, बदलना है, तो गुने 100, डबल लड्डू से डबल लड्डू। अब इसको काटेंगे, 3 7 21 बचेगा 1, 22 है 21 1 3 चौके 12। तो 74% जो है मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी सा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। कहता है कि एक दुकानदार 1863 रुपए की दर से अपने उत्पाद को बेचता है और उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, तो वह राशि ज्ञात करें जो उस उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के बराबर है। ठीक है ना, उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के बराबर है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम 2 में ये 5 ऑप्शन वाला है। ठीक है ना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है नन। तो आपको मैं बता दूं कि मैथ में बहुत कम रेयर चांस होगा कि एक से अधिक होगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जनरली जो है आपको एक ही आंसर होता है। हाँ, अगर 2 आंसर वाला जैसे द्विघात समीकरण वगैरह ये सबसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसकी अलग बात है। तो या तो आपको ABC, या नहीं तो अगर जाएगा तो नन में जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत कम ही ऐसी चांस होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 6ठा 7वां क्लास का है। ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी, या उन
शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो अपने आसपास में आप ट्यूशन बच्चे को पढ़ाते हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ विक्रयमूल दिया हुआ है मेरे दोस्त, विक्रयमूल है ना, जिसको आप क्या कहते हो, सेलिंग प्राइस कहते हो, है ना। विक्रयमूल कितना दिया हुआ है 1863, और इस पर आपका लाभ जो हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 12.5%, 12.5%। विक्रयमूल दिया हुआ है 1863 और लाभ दिया हुआ है 12.5%। तो कहता है कि वह राशि मतलब उत्पाद मूल्य के लागत मूल्य के ना आधा मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य का आधा मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ दो तरीका है, अगर जो मेरे दोस्त अगर थोड़ा बहुत मैथ जानते होंगे तो 12.5% का आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। अच्छा ये 1/8 आया कहाँ से, तो ये भी चलिए बता देते हैं कि 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कैसे। तो देखिए 12 है 12.5, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब प्रतिशत के मतलब बटा में 100, ये दशमलव खत्म कीजिएगा तो एक और लड्डू पड़ेगा, दशमलव के एक अंक बाद, दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो लड्डू और दे दिए। ये जो 100 लिखे ना, सब प्रतिशत के बदला में 100 लिखे, अब 25 से काटिए, है ना, तो 25 होता है 125, अब 25 चौके होता है 100, आइए एक और लड्डू, अब फिर 5 से काटेंगे 5 8 40, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त 1/8 आ गया। अभी फ्रैक्शन का मतलब समझिए, फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर 8 रुपया का आपका सामान है तो आप उसमें 1 रुपया लाभ करवा करके बेच रहे हैं, तभी उसी का मतलब हुआ 12.5% लाभ। यानी 8 रुपया के सामान पर अगर आप 1 रुपया लाभ लेके बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप 12.5% का लाभ कमा रहे हैं। तो आपका अगर 8 रुपया आपका क्रयमूल्य है, 1 रुपया लाभ लेके बेचिएगा तो आपका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 9 यूनिट, लेकिन विक्रयमूल्य कहता है 9 नहीं है, कितना है 1863 है। जब इससे 9 से आप काटिएगा 9 दूना 18 और 0 9 सते 63, यानी यहाँ से पता चल गया कि 1 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्त 207। तो हमको क्रयमूल्य का निकालना है, तो क्रयमूल्य 8 है, क्रयमूल्य 8 है, लेकिन क्रयमूल्य नहीं बताना है, आधा बताना है, क्रयमूल्य के आधा। तो 8 के आधा कितना 4, यानी 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 207 गुने 4, 7 चौके 28, है ना, हासिल 2 आया, 4 में 0 से तो 0, हासिल वाला 2 जोड़ देंगे, 4 दूना 8, तो 828 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 828, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। एक और मेथड, बच्चा वाला मेथड, ये तो है कि अगर आप फ्रैक्शन से भिन्न में आपको कन्वर्ट करने आता है, याद हो तब, अगर नहीं मालूम रहता तो क्रयमूल्य बराबर फार्मूला पर अगर आप आना चाहेंगे तो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, है ना, क्रयमूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रयमूल्य। और जब आप क्रयमूल्य निकाल रहे हो ना तो 100 अब प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर लिखना है और नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा, सॉरी, जब हम क्या निकाले क्रयमूल्य निकाले तो ऊपर रखेंगे 100 और नीचे रहेगा आपका 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे और लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। अब विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया हुआ है 1863 और गुने 100 और नीचे देखिए 100 प्लस 12.5% का लाभ हो रहा है तो जोड़िएगा तो 112.5 हो जाएगा, है ना। अब दशमलव खत्म कीजिएगा तो ऊपर लड्डू जाएगा, काटिए इसे 25 चौके 100, अब 25 चौके 100 और फिर 12 बचेगा तो 25 बचे 125 और कटेगा 8 से 5 8 40 और 5 9 45 और फिर 9 से कटेगा 9 दूना 18 9 7 63, तो ये 207 गुने 8 आ गया मेरे दोस्त। ये क्या आया क्रयमूल्य आया, लेकिन हमसे तो इसका आधा दाम पूछा है ना, तो आधा दाम करने के लिए आप 2 से भाग कर दोगे तो 2 चौके 8 और 207 में जब 4 से गुना करोगे तो 828 ही आएगा। तो फार्मूला से करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पेचीदा और टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है ना, और एक एक सेकंड आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। घन को पिघला के क्या बनाया गया है घनाभ, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई जो है घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई जो है 13.5 सेंटीमीटर है। याद रखेंगे मेरे दोस्त कि जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु को बनाया जा रहा हो तो आप उसके आयतन को उसके वॉल्यूम को बराबर करेंगे, ठीक है ना, उसके क्या चीज़ का बराबर करेंगे वॉल्यूम को। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमको दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। तो ये तो घन का विकर्ण है, ठीक है भाई साहब, और क्या दिया हुआ है घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई के बारे में बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई जो है ना घन के भुजा के बराबर है
है ना, घन के भुजा के बराबर है, ठीक है मेरे सर। और उसके बाद जो है क्या दिया हुआ है, घनाभ की चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है आपको 13.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है आपसे पूछ लिया है, ऊंचाई जो है आपसे पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखिए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए √3 गुने भुजा, ठीक है मेरे दोस्त। घन के विकर्ण दिया हुआ है कितना 27√3 अब बराबर √3 गुने भुजा। √3 से √3 चलता बना तो भुजा बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 27 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरा वस्तु बनाया जाए तो उसके आयतन को बराबर कीजिए। इसका मतलब हुआ कि घन का आयतन, घन का वॉल्यूम, घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन के, घनाभ के आयतन के। और घन के आयतन होता है भुजा Q और घनाभ के आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी LVH, ठीक है ना। घन के भुजा आपको दिया हुआ है 27, तो 27 के क्यू करेंगे तो 27 गुने 27 गुने 27, ठीक है मेरे दोस्त। और लंबाई, लंबाई जो है घन की भुजा के बराबर ही है यानी 27 ही है। बी यानी चौड़ाई जो है कितना है 13.5 है। और ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है तो H रख दिया। देखो अब 27 से 27 कैंसिल हो गया, इस 13.5 है, 13.5 मतलब 13.5 और 13.5 के दुगना होता है 27 मेरे दोस्त, तो ये दूधा फिर कट गया यानी H का मान 27 दूना 54। H का मान कितना आ गया 54 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको जितने भी सोशल मीडिया है सब पर जो है एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों देखेंगे चौथा क्वेश्चन, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विकी और राकेश के द्वारा लगने वाला समय का अनुपात है 41:37, तो उनके गतियों का अनुपात क्या होगा। देखो मेरे दोस्त ये दूरी जो है आपको केवल उलझाने के लिए दिया है। देखिए अगर दूरी कांस्टेंट रहे यानी कि दूरी फिक्स रहे, ठीक है ना, अगर दूरी जो है दूरी नियत हो, दूरी नियत मतलब दूरी फिक्स हो, एक ही दूरी का अगर दोनों की बात किया जा रहा है दूरी फिक्स हो, तो देखिए एक चीज़ पहले हमको बताइए, एक चीज़ बताइए कि दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त। दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, यही ना होता है। अरे दूरी बराबर क्या होता है समय गुने चाल। अगर दूरी को डिस्टेंस यानी डी कह दे, समय को क्या कह दें हम, समय को अगर हम टाइम बोल दे और चाल को जो है स्पीड बोल दे, तो यहाँ से जो है d = t गुने s आ गया। अब देखिएगा मेरे दोस्त दूरी जो है फिक्स है यानी दी ही है, लेकिन t और s अलग अलग है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। तो समझिएगा कि ये तो फार्मूला हो गया। तो d बराबर जैसे कि अगर t1 s1 से एक व्यक्ति जा रहा है और फिर d बराबर जो है t2 s2 से एक व्यक्ति जा रहा है, तो देखिए दोनों के लिए तो d बराबर है, दोनों के लिए तो डिस्टेंस वही है, यानी ये दोनों भी बराबर होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि S1 T1 बराबर हो जाएगा S2 T2 के। और यहाँ से जो है यहाँ से मेरे दोस्त S1 T1 बराबर हो जाएगा S2 T2 के, और यहाँ से जो है S1 बटा हो जाएगा S2, ये इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, और ये T2 अब बराबर हो जाएगा T1। मतलब इतना रामायण बताने, यहाँ से मेरा बताने का मेरा एक ही मकसद है कि क्या हो जाएगा कि आपका जो अगर दूरी फिक्स हो तो जो चाल का अनुपात होगा समय का अनुपात जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। जो चाल के अनुपात होगा वो समय के अनुपात के क्या हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमको T2 करना है, ठीक है ना, DT2S2, तो वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त समझ पाए। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ तो 1000 किलोमीटर दूरी फिक्स है और समय का अनुपात दिया हुआ है 41:37 और गति के अनुपात पूछ दिया, चाल के अनुपात पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा आंसर 37:41, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में अब दूरी के अलावा अगर दूसरा चीज फिक्स रहता, जैसे मान लीजिए कि समय ही फिक्स रहता, तो यहाँ जैसे D1 बराबर हो जाता, अगर समय को फिक्स मानते हैं तो T गुने S1, ठीक है ना, और D2 बराबर हो जाता T, क्योंकि फिक्स है तो ये तो दोनों में एक ही रहेगा, ये S2। और जब इसका अनुपात कीजिएगा तो D1
बाई d2 अब बराबर t से t कट जाएगा s1 बाई s2। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर समय नियत रहता तो जो दूरी के अनुपात होगा वही चाल के अनुपात होगा, या जो चाल के अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। वही बात अगर आपका स्पीड ही फिक्स हो, मतलब नियत हो, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा। तो जनरली आपको पूछता है ये दूरी वाला फिक्स पर, तो दूरी वाला पर याद रखें कि जब दूरी फिक्स रहे तो जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा कर देना है समय का अनुपात, और जो समय का अनुपात रहेगा उसको उल्टा कर देना है चाल का अनुपात। ठीक है मेरे दोस्त, 1 सेकंड में क्वेश्चन को करके निकल जाना है। समय का अनुपात हमने देखा कितना, 41 37, जवाब कितना हो जाएगा 37 41। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 5वां क्वेश्चन है आपका कि 6200 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है, राशि निकालने का मतलब कि जो 6200 रुपये आपने लगाया था वो निकाल ली जाती है, और आधी राशि मतलब आधी राशि जो है शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि कितनी है? देखो मेरे दोस्त, शेष बची राशि कितनी हो जाएगी? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 6200 रुपये का जो है 8% से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो आप लोगों को मालूम है कि साधारण ब्याज क्या होता है, P गुने R गुने T बाई 100 है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ से ये 6200 है और गुने कितना है, ये 8% रेट है और समय 5 है, अब बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 8 पचे 40, यानी कि 62 में जब आप 40 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 6 चौके 24। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आ गया 2480 रुपया आ गया। कितना आ गया 2480 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि वो आधा राशि को जो है, मतलब वो राशि निकाल करके और शेयर बाजार में आधा राशि को लगा दिया है। तो ये तो इतना आपका ब्याज आ गया, 2480 रुपया क्या है आपको ब्याज आया। यानी कि अगर आपके पास अगर समझिए तो 6200 रुपया है, अब प्लस में ये जो ब्याज आया 2480 रुपया है, ठीक है ना। तो ये जोड़ करके आप क्या किए कि ये 6200 रुपये को निकाल लिए, और निकाल करके आपने क्या किया कि आधा राशि को जो है कहाँ लगा दिए, आधा राशि को आपने कहाँ लगा दिया, तो शेयर बाजार में लगा दिया। तो 6200 के आधा जब कीजिएगा आप, 6200 के आधा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 3100 रुपया। कितना आ जाएगा 3100 रुपया। तो 3100 रुपया और ये 2480 रुपया है ना, 3100 रुपया और 2400 कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो कितने हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 5580 रुपया, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त इस क्वेश्चन में देखिए एक बार और फिर से समझिए। इसमें कहता है कि आधी राशि को ना शेयर बाजार में निवेश किया, ये मूलधन जो 2480 आया, तो ये इसको जोड़िएगा 6200 में मूलधन, ये तो जो है ब्याज हुआ, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2480, तो कितना हो जाएगा, ये 0 8 और 4 2 6 और 6 2 8, यानी कि 4680। इस 4680 रुपया का ना जो है वो आधा पैसा शेयर बाजार में लगा देता है, आधा पैसा मतलब 2 से भाग कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 4 0 4 3 4 0 4 3 4 0। तो उस हिसाब से भी मेरा ऑप्शन क्या ही आएगा, ई ही आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त एक चीज याद रखेंगे, डी, यहाँ डी जो है आपको दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। तो अगर डी का मान जो है, डी का मान बड़ा हो R1 प्लस R2 से, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। डी मतलब हुआ कि केंद्रों के बीच की दूरी अगर R1 प्लस R2 से बड़ा हो, तब अगर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई जब तब आपसे पूछेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई तब आपसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, फार्मूला लगाना है √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। जहाँ R1 बड़ा त्रिज्या है, R2 छोटा त्रिज्या है। हालांकि अगर छोटा बड़ा भी आप ले लोगे इधर उधर भी तो स्क्वायर से फिर वो प्लस में हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी। कंडीशन नंबर 2 कि यदि d जो है, d फिर से मैं बताता हूँ, d क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। तो अगर d जो है बराबर हो R1 प्लस R2 के बराबर आ जाए तो आपको स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2√R1 R2। तो ये दो केस याद रखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि R1 R2 को जोड़ के हम देखते हैं। तो R1 R2 जब जोड़ेंगे तो 3.5 अब प्लस 4.5, 4 3 7 कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। जबकि हमको D का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। D का मान 10 सेंटीमीटर, यानी कि D बड़ा है इससे, तो फार्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी D स्क्वायर यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब माइनस R1 कितना है, R1 कितना है, तो R1 कितना है, तो ये हो जाएगा आपको R1 कितना है, तो 4.5 है ना, 4.5 माइनस 3.5, 4.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये हाँ। तो मेरे दोस्त तो देखिए, तो ये हो गया आपको 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 और ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। दो वृत्तों की त्रिज्या इतना है, तो 10 मिनट, तो वनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा, वनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। देखिएगा इस वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग हो गया, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें जो है यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना। तो ये 4 और 3 7 8 हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो 100 में से जब 64 घटेगा, 100 में से जब 64 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब जरा ये फार्मूला जो हमने बताया और यहाँ जो ये लिखा, इसका भी थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि ये आपके सामने एक बड़ा त्रिज्या वाला है, बड़ा त्रिज्या का सर्किल है, और ये एक छोटा त्रिज्या का सर्किल है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने बोला कि ये अब यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि R1 है, चाहे कैपिटल R है, जो है R1 है, चलिए R1 ही हम मान लेते हैं, और ये इसकी त्रिज्या ये R2 है। तो सीधी सी बात कि इसकी दूरी तो ये दोनों के योगफल से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा। तो हमने जो स्पर्श रेखा की जो बताया, ये वाले स्पर्श रेखा की लंबाई बताया। लेकिन यहाँ जो पूछ दिया स्पर्श रेखा, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से जो इस प्रकार से जो जाएगा, इस प्रकार से जो जाएगा, उसका उस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा। ठीक है ना। तो देखिए, जब इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि जब दो वृत्त दिया हुआ हो जिसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर ही हैं, और उसके बीच त्रिज्याओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो जब ये अलग अलग वृत्त बनते हैं ना, तो उसकी 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक तो ये हुआ, एक ये होगा, और एक ऐसे वाला जाएगा, और एक ऐसे जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कहता है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4 7 9 है। 8 वर्ष पहले, 8 साल पहले की बात किया जा रहा है, उनकी आयु का योग 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु अभी क्या है। मेरी एक बात बताइए आप लोग कि जब अभी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 7 और 9, और 8 साल पहले का योग 56 साल है, तो 8 साल तो सब बढ़ा होगा,
कविता भी, रजिता भी, हरिता भी। यानी कि अभी वर्तमान में उसकी आयु का योग कितना हो गया होगा, तो 56 तो 8 साल पहले था, लेकिन वर्तमान में 8 साल तीनों बढ़ा होगा, यानी 8 गुने 3 यानी कि 8 3 24 साल और बढ़ गया होगा। ये एज जो निकल के आया मेरे दोस्त, ये आपको अभी का वर्तमान का टोटल एज आया, जबकि वर्तमान का टोटल एज अनुपात में कितना है, तो 7 4 11 11 9 20, 7 4 11 11 9 क्या 20, यानी 20 अनुपात का मान हो जाएगा कितना, 20 अनुपात का मान हो जाएगा मेरे दोस्त ये 56 प्लस 24, 6 4 10 5 2 7 1 8, यानी 20 अनुपात के मान हो गया 80, तो 20 चौके 80, एक अनुपात के मान हो गया कितना 4, एक अनुपात के मान कितना हो गया 4, यानी कि ये कविता है, ये रजिता है और ये हरिता है। अनुपात है 4 7 9, 4 7 9 है ना। एक अनुपात के मान 4 है, तो 4 से जब गुना कीजिएगा तो 4 चक 16, 7 चौके 28 और 9 चक 36, ठीक है ना। तो ये इनका अभी का वर्तमान आयु है 16 साल, 28 साल और 36 साल, 16 साल, 28 साल और 36 साल। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको 8 नंबर मिक्सचर एंड रिलेशन से है, यानी अनुपात वाला चैप्टर से क्वेश्चन है। कहता है कि पानी और शरबत के दो अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 1:3 है, तो उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मतलब इन दोनों मिश्रणों को जो है फिर 1:2 में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का क्या अनुपात होगा। देखो मेरे दोस्त, बहुत ही इसका हम बेसिक तरीका बताते हैं, है ना। इसको जो है आप ध्यान से देखेंगे, ये पानी हो गया, ये शरबत हो गया, ठीक है ना। ये पानी हो गया, ये शरबत हो गया। अब कहता है कि इसको 4:1 और 3:1 दो अलग अलग मिश्रण है को पहले मिलाया जा रहा है। तो फर्स्ट मिश्रण जो है, फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट मिश्रण, इसमें पानी कितना है 4 है और शरबत है 1। दूसरा वाला में ये 3 है और ये 1 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप याद ध्यान रखेंगे कि जब भी दो मिश्रण को मिलाएंगे, जब भी दो मिश्रण को मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम आयतन समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो आपको समान करना होगा। यहाँ देखिए इसको गिन जोड़िए, 4 1 5 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 5 हो रहा है, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 4 ही हो रहा है। इसका वॉल्यूम अलग अलग है, तो अगर अभी इसमें हम कुछ करेंगे तो ये हो जाएगी गड़बड़। तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो आपको जो है इसमें 5 और 4 का लघुत्तम सोचिए, 5 और 4 का लघुत्तम सोचिएगा तो 5 चौके होता है 20। तो 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करना होगा और इसमें 5 से गुना करना, और इसको मिलाना है किस अनुपात में, तो 1:2 में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। यानी कि इसमें 1 से गुना कीजिए और इसमें 2 से। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें आपको 4 इकाई 4 से गुना करना है और इसमें कितना से गुना करना है 10 से गुना करना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें कितना से गुना करना है, तो 4 से, और इसमें कितना, इसमें 4 से, और इसमें कितना से गुना करना है 10 से। इसमें कितना से गुना करना है 10 से। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे आप क्या देखेंगे कि 4 चक 16 और 10 तियाई 30। अरे भाई साहब, यहाँ से आया 16 और यहाँ से आया 30, 30 और 16 कितना हो जाएगा तो 46, 30 और कितना हो जाएगा तो 46। यहाँ से देखिएगा तो 4 इकाई 4 है, 10 इकाई 10 है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। जो अनुपात होगा वो 46:14 होगा, लेकिन ये कटेगा तो काटिए तो ये 23 दूना 46 दूना 14, यानी सही जवाब हो जाएगा वो 23:7 हो गया। तो अंतिम जो मिश्रण हमको प्राप्त होगा उसमें पानी और शरबत का मिश्रण होगा, तो 23:7 होगा। तो ये इरिगेशन चैप्टर क्वेश्चन का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आए होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का कि 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 प्लस 6 के पावर 63 प्लस 6 के पावर 64 और प्लस 6 के पावर 65, तो इसमें से किस संख्या से जो है यह पूर्णतः विभाज्य है। तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और एक बार जो है वीडियो को जो है अपने ग्रुप में लिंक को शेयर करके जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, 6 के पावर 61 को जो है आप क्या करेंगे कि तो जब कॉमन
यहाँ बचेगा 1, यहाँ 6 पावर 61 है तो 6 बचेगा, मतलब 62 है तो एक 6 बचेगा, 6 के पावर 63 है तो ये 6 के पावर 2 बचेगा, 6 के पावर 61 लिया हुआ है बाहर, यहाँ 6 के पावर 3 बचेगा और वहाँ पर जो है तो 6 के पावर बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से समझिए, 6 के पावर 61 निकल गया तो 1, 6 के पावर 62 की जगह 6 हो गया, 6 के पावर 63, 6 के स्क्वायर, 6 के पावर 64, 6 के क्यूब और 6 के पावर 65, 6 के पावर। अब देखिए 6 के पावर 61 तो रहेगा, अब जो है इसको तोड़िए आप, 1 + 6 + 6 = 36 और 36 का फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में फिर अगर आप 6 से गुना करते हैं 36 के 6 हासिल 3 और 6 × 3 = 9 और 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और 3 = 15, 6 × 2 = 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको 6 के पावर 61 है ना, 6 के पावर 61 और ये 6, 6 × 12 = 36, 18, 6 × 24, 1 × 25 के 5 हासिल 2, 9 × 2 = 11, 1 = 12, 12 × 3 = 15 है ना, 15 के 5 हासिल 1 और 5 × 1 = 6, 1। तो अब हमको देखना है कि 1600 किस आता है, 17 से आप अगर भाग लगाओगे तो क्या 17 से लगेगा, तो 17 सते 119 होता है, 17 × 153, ठीक है ना, तो यहाँ से बचेगा 153 तो 7 × 5 = 12, 125 17 से नहीं कटेगा, यानी 17 से तो नहीं जाएगा। 13 से लगाएंगे, 13 एक दफे लगेगा, 16 है तो एक बचेगा, यहाँ 3 5, 13 × 2 = 26, 9 बचेगा, 13 से भी नहीं कट रहा है। 15 से जब काटेंगे तो 15 एक दफे है ना, यहाँ बचा 1 5 है ना, 1 5 यानी कितना हो गया 15 और 5 फिर से बच रहा है, यानी कि ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो एक और चीज़ ये किसी से नहीं, तो एक और चीज़ कि जैसे कि के पावर 15 है, के पावर 15 है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें एक और 6 से हम गुना कर ले, क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें एक और 6 से हम गुना, यहाँ 6 के पावर 61 तो ऑलरेडी है, या इस ये क्या 6 से भाग लगता है तो गुना 12, 4 बचा तो 6 सते 42, नहीं तो 6 से इस 6 के पावर हम 60 करते हैं और इसमें जो है 6 से गुना करते हैं, 6 × 1500 1655, तो 6 × 35 के 0 हासिल 3, 6 × 35 3 33 के 3 हासिल 3 और 6 × 36 3 39 हासिल 3, 6 3 9। अब क्या ये लगेगा कितना 15 से, तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 9 बचेगा, फिर 15 × 6 = 90 और 15 × 2 = 30। मेरी बात समझे, 9930 को जो आप 15 से जब भाग लगाओगे तो 15 × 6 = 90 लगेगा, 9 बचेगा, फिर 15 × 6 = 90, 15 × 2 = 30, ये संख्या 15 से विभाज्य है, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 15। इसका सही जवाब क्या होगा 15। तो उम्मीद करते हैं तो आपको कैसे करना है, अगर भाग ना लगे तो इधर वाले संख्या को भी एक बार गुना करके देखना है कि कहीं उससे तो कोई संख्या नहीं कट रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पे जो हमने 6 से गुना किया इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। 6 × 36 के 6 हासिल 3, 6 × 1 = 6 और 3 9 और 6 × 2 = 12, इसमें तो हासिल नहीं है, 9 में तो हासिल नहीं, तो 6 × 2 = 12, तो 1296 ही होगा। तो देखिए मेरा टेक्नीशियन टीम भी जो है कितने ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीका से ध्यान लगाना है। अब अगर जोड़िएगा तो 6 6 12 6 18 24 1 25 के 5 हासिल 2, 9 2 11 11 1 12 12 3 15 के 5 हासिल 1 2 3 3 2 5 3 2 5 1 1555। और इसको जब आप से भाग लगाइएगा 15 से, अब इसमें जो है 17 से लगेगा क्या, 17 से लगेगा क्या, तो 17 से जो है आप जब भाग लगाइएगा तो 17 से नहीं, 15 से हमारा लगाया तो देख लेते हैं, तो 15 0 कैंसिल, 15 या 45, 15 से नहीं जा रहा है। फिर जब इसमें जब भाग लगाइएगा तो वही गुना है तो वही चीज़ आएगा। देखिए 6 × 5 5 5, 6 × 35 के 0 हासिल 3, 6 × 35 3 33 हासिल 3 और 15 × 6 = 90 और ये 93, इतना ही आया था। तो यही चीज़ है फिर, तो उस हिसाब से जो है फिर भी 15 ही जवाब होगा। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 2 पूर्णांक 1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में जो है 5 पूर्णांक 2/5 प्राप्त होगा। देखिए कितना है पूर्णांक 1/5, इसको किस संख्या से गुना करना है हमें मालूम नहीं है, तो x मान लीजिए,
हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो 5.2/5। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये देखिए 5×10 है कि 11/5 इसको लिख सकते हैं गुने 1 से। अब बराबर 25 और 2 27/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें इससे गुना होता है, ये ऊपर वाला जुड़ता है, 5×5 = 25 और 2 27। अब ये जो चाहिए आप ऐसे भी 5 बराबर की, तो x बराबर कितना हो गया, ये 27, 11 इधर जाएगा तो बटा में। जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 2 22, 22 और 5 27 होता है, तो 5/27, तो 2.5/11 जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 80%, के 75%, के 66.67%, के 25% का मान जो है 6361 है, तो वो संख्या के 40% का मान बताइए। मान लीजिए कि उस संख्या को आप x मानते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब परसेंटेज का ना आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। तो 80% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4/5 होता है। फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको निकालना नहीं आता है 80% का 5 ऐसे लिख दिए, तो 80 अब प्रतिशत के बदला में बटा में होगा 100, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, यहाँ 4/5 लिखाता है, जिससे कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान हो। 75% को आप लिख सकते हो 3/4, 66.67%। अब देखिए इसको जो है ना आप 66.67 दशमलव हटा के बटा में 100 करके फिर दशमलव के बदला 100 दे करके काट कूट कीजिएगा, आपको माथा पागल हो जाएगा, सटीक आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 2/3 का मान है, 2/3 का मान है, यानी पर इसका इस परसेंट का जो है फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है, और 25% का मान जो होता है फ्रैक्शन में वो 1/4 होता है। इस सब का मान जो है कितना दिया हुआ है, 6361 दिया हुआ है, 361। तो इस संख्या के 40% क्या होगा, तो देखिए अगर काटने का मन है तो आप काट भी सकते हैं, और नहीं तो ले चलिए अभी उधर, तो x बराबर जो 4/5 उधर जाएगा तो 5/4 से हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ जानते ही होंगे। तो 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। अब ये संख्या पूरा हुआ, लेकिन संख्या पूरा नहीं पूछा, इसका 40%, 40% कितना होता है, 40% कितना होता है, तो 2/5 होता है, 2/5 होता है। अब काटिए, देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, है ना, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 5 से 5 खत्म हो गया, तो कितना आया, ये सब खाली चलिए इसमें 4 से गुना कीजिए, तो 4 इकाई 4, 6 चके 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 1। ठीक है ना, एक बार गुना देख लीजिए, 4 इकाई 4, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 36 1 37। तो कोई इतना ऑप्शन है, कोई इतना ऑप्शन है, तो आप देखो कि इतना ऑप्शन तो नहीं है ना, तो किसके साथ आप चले जाओगे, आप किसके साथ चले जाओगे, 37 4 4 4 25 है, 24 है, नहीं है, तो क्या हम किसके साथ चले जाएंगे, तो ई के साथ चले जाएंगे, ई के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो फिर से वही बात हो रही है ना गुना में, देखिए 4 इकाई 4, 6 चक 24 के 4 हासिल 2, क्षत्रिय 6 चक 24 के 4 हासिल 2 हुआ, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 हुआ, 6 1 36 कर दिए थे हम लोग, 6 चक 24 ना करेंगे, 24 1 25, तो 25 4 4 4 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए ध्यान से, गुना भाग तो आप लोग कर लेंगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्त देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सरल करना है इसको, 19 गुने 30 गुने 19 गुने 30 भागा फिर 2 इंटू में जो है √900 भागा 2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ये तो प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लिए होंगे या कर लेंगे बहुत जल्दी से। पहले इसके अंदर को ये सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया। देखिए ये आप जानते हो कि रूट अंडर से मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर ये सुझे कितना हो जाएगा आपको 900 भागा 2 मतलब 2। ठीक है, बात समझ रहे, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखिए ये हो गया 19 गुने 30 गुने 19 और गुने 30, ये भागा 900 है, यानी कि गुना में जब बदलेंगे तो 1 ये 900 हो जाए, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 30 तिहाई 90 कट गया, और 30 से 30 खत्म हो गया। 19 में 19 से जब आप गुना करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 361। 361 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे ये जो क्वेश्चन है
कहता है कि 3/5 के पावर 2x माइनस 1 है, अब गुना 3/5 के पावर 4 है, बराबर 3/5 के पावर 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप जो एक फॉर्मूला जानते होंगे घातांक करने का कि अगर a के पावर m हो और गुने a के पावर n हो, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और गुना में हो तो बेस वही रहता है, पावर जो है उसका जुड़ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसी प्रकार से ये जो है 3/5 जो है ये दोनों का तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये जुट जाएगा। अब बराबर 3/5 का पावर यहाँ 15 है, तो ये जो है 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3/5 के पावर जो है 2x अब प्लस 3 हो गया, अब बराबर 3/5 के पावर 15 हो गया। अब देखिए जब बेस सेम हो और पावर मतलब अलग अलग हो और दोनों संख्या बराबर हो तो इसका मतलब है कि पावर भी बराबर ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3 बराबर 15। अभी 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर हो गया -3, तो 2x बराबर में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, से काटेंगे तो x बराबर कितना है 6, x बराबर कितना आ गया 6, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान जो है 32 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है x, अब इसका कहता है आधा हिस्सा मतलब 1/2 के 1/3 के 1/4 यानी 1/8 के 5 यानी 1/5 है ना, के छठा नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं छठा है कि नहीं है, तो चौथा के बाद 5वां ही है। ठीक है, तो 5वां हिस्सा के 7वां हिस्सा 1/7 के 8वां हिस्सा 1/9 के 9वां हिस्सा 1/9 बराबर है किसके 32। तो अब तो समझ गए होंगे कुछ नहीं करना है, इस सब संख्या को गुना करना है, उधर जाकर 32 से गुना कर देना, क्योंकि इस सब संख्या जो बटा में उधर जाकर तो डायरेक्ट गुना में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 छके 24, 24 बचे जो है 120 हो गया, 120 इसमें से केवल 12 लेते हैं और 12 सत्ते 84, 840 और उसके बाद 9 8 72। ठीक है ना, 9 8 72 राइट। तो यहाँ से x बराबर आएगा 32 गुने 840 गुने 72। देखिए 2 दूना 4 और चूंकि एक में तो आ गया है क्या चीज़, जीरो आ गया है, तो जो इकाई अंक तो जीरो देगा, तो इकाई अंक जीरो वाला जो है एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन यहाँ एक से अधिक भी रहता है तो ये तो होगा नहीं, और नन भी रहता है, तो इसलिए गुना तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, करना ही है। तो आपको जो है क्या करना है कि 840 में 72 से गुना करना है, उसके बाद 32 से गुना करना है। ठीक है ना, 840, चलिए 84 से केवल करते हैं, इसमें कितना से करना है 72 से। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 7 चौके 28 हासिल 2, 8 से 56 और 2 58, कितना आ गया 8, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 10 से 0 हासिल 1, 5 1 6, 60 48। ठीक है ना, 84 में हमने 72 से कर लिया, अब कितना से करना है 32 से। 8 दूना 16 के 6, 4 दूना 8 1 9 0, 6 दूना 12, 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1 और तो ये एक उतर जाएगा 6 18, तो कितना आ गया 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 है ना, 2 1 3 8 1 9 1, कितना रहा है 19 35 36, 19 35 36, ये बिल्कुल सही जवाब है 19 35 36, 19 35 और 36 है, एगो जीरो जो हम हटाए थे रख दिए, जो कि है ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसका मान ज्ञात करना है 0.0 का 1 स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर है, फिर 0.22 का स्क्वायर है, 0.33 का स्क्वायर है, 0.4444 का स्क्वायर है, और उसी प्रकार नीचे है। देखिए नीचे और ऊपर एक ही संख्या है, फर्क क्या है कि इसमें जो है दशमलव के बाद एक एक अंक ज़्यादा है। ठीक है ना, दशमलव के बाद एक एक अंक ज़्यादा है, गौर से समझिएगा मेरी बात को। अगर इसमें जो है इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर में जो है 10 से अगर आप भाग लगा दीजिए, 10 से अगर भाग लगा दीजिए तो एक जीरो इधर आ जाएगा, सम में एक एक जीरो दशमलव के बाद इधर आ जाएगा, है ना, यानी कि वो ऊपर के जैसा हूबहू हो, ठीक है ना, ऊपर जैसा क्या हो जाएगा हूबहू हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये जो है 0.01 का स्क्वायर अब प्लस 0.22 का स्क्वायर अब प्लस 0.33 का स्क्वायर अब प्लस 0.4444 का स्क्वायर, तो इसमें अगर सब में 10 से भाग दे दे तो ये कितना हो जाएगा 0.01,
ऊपर जैसा बन जाएगा स्क्वायर। तो ये 10 तो अंदर था, जैसे ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा ना, तो बाहर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। प्लस प्लस कितना हो जाएगा ये 0.22 का स्क्वायर बटा 100, सब में 100 होगा। उसी प्रकार से 0.333 का स्क्वायर अब बटा क्या 100, ये 0.4444 का स्क्वायर अब बटा क्या 100, ठीक है। तो ये 1/100 जब आप कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये ऊपर तो कुछ नहीं, एक और नीचे क्या हो जाएगा 1/100। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0.01 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, 0.333 का स्क्वायर, 0.4444 का स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज़ बचेगा 0.101 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, 0.333 का स्क्वायर और 0.4444 का स्क्वायर। और चूँकि ये चीज़ से जो है आपका, ये चीज़ से ये पूरा से पूरा कट जाएगा, ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर 100। तो इतना पापा नहीं मिलना है, ये हम आपको अब समझाने के लिए किए हैं। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप खाली देख लीजिए कि अंतर का मतलब किधर है, ऊपर है कि नीचे। नीचे आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद नीचे 1 अंक ज़्यादा है, यानी कि 1 अंक ज़्यादा कहने का मतलब है कि नीचे 1/10 का जो है स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। अगर ऊपर रहता है तो ऊपर जो है, जैसे ऊपर अगर ज़्यादा रहता था 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि 1/10 ऊपर कॉमन होता है, ठीक है ना। तो अगर नीचे ज़्यादा है तो ऊपर जाके वो उलट जाता है तो पूर्ण अंक बन जाएगा, अगर ऊपर ज़्यादा रहे तो बटा में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे 1 अंक ज़्यादा है तो 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, यही 100 ऊपर चला गया तो हमारा कितना आंसर आ गया 100, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका प्रथम सेट में जो है 15 क्वेश्चन मैथ का था। रीजनिंग का क्वेश्चन जो है हम 16 नंबर से जो कि 40 नंबर तक के हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम इसे एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो है हमें पसंद कीजिए, मतलब बताइए कि हाँ इस प्रकार से बताइए, इस प्रकार से बताइए, जो भी हो। तो उस प्रकार से जो है आप जो है जब करेंगे तो निश्चित ही जो है उस चीज़ को जो है हम आप लोगों के लिए जो है कर पाएंगे। तो ये छोटा सा प्रयास है, छोटी सी प्रयास है कि आपको मैं कुछ हेल्प कर सकूं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों में से बहुत ऐसे भी होंगे मुझसे ज़्यादा ही उम्र के होंगे, या मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, मुझसे ज़्यादा जानकार होंगे, लेकिन मेरी छोटी सी प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे टीचर का, बहुत सारे सर लोग का जो होता है कि और विषय तो ठीक ठाक रहता है, मैथ थोड़ी कमज़ोर रहती है, तो उन्हीं लोगों के लिए जो है एक छोटी सी प्रयास है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, और इसमें हम अच्छी से अच्छी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जो है इसे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, हर जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़, आज से लेकर के पूरे परीक्षा तक के हर रोज़ जो है आपको इस प्रकार का वीडियो मिले, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।